सर्वेभ्यो नमो नमः। हरिओम। बच्चों, संस्कृत में गुड मॉर्निंग को हरिओम बोलते हैं, सुप्रभातम भी बोलते हैं, सुप्रभात भी बोलते हैं और हरिओम भी बोलते हैं। चलिए, आज हम संस्कृत विषय पढ़ते हैं और इस संस्कृत विषय में सबसे पहले आज हम लेकर आए हैं वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में हम वर्ण का अर्थ आप समझते ही हैं। एक एक जो अक्षर होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं, जिनको आप लेटर्स कहते हो। व्याकरण, व्याकरण क्या है ये हम समझेंगे। पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि आज हम वर्ण परिचय पढ़ रहे हैं और वर्ण परिचय में जो परिभाषा है वो क्या है। सबसे पहले इसमें आती है व्याकरण। व्याकरण क्या है इसको समझते हैं। मनुष्य के अपने विचार प्रकट करने की दो विधियां हैं, यानी व्यक्ति अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है। पहली विधि क्या है? पहली विधि है मौखिक और दूसरी विधि है लिखित। परंतु इससे भाषा, हम दूसरी लाइन पे आ गए हैं, का शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी भाषा को समझने के लिए एवं उस भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी भी भाषा को समझने के लिए, हम चौथी लाइन में आ गए हैं, के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रत्येक भाषा अपने अपने व्याकरण के नियमों के अनुसार चलती है, अतः संस्कृत भाषा का भी अपना व्याकरण है और उसी के अनुसार यह चलती है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन हम इसमें से मूल जो बात हमको समझनी है वो हम निकाल लेते हैं अपनी भाषा में, कि मनुष्य को अपने भाव, अपने विचार, अपनी बात रखने के लिए क्या कर कुछ विधियां अपनाना पड़ती हैं। और वो विधियां दो प्रकार की हैं। पहली है मौखिक विधि और दूसरी है लिखित विधि। और इसमें ये समझाया गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है, बिना व्याकरण की कोई भाषा नहीं होती है और उसकी शुद्धता और उसका अर्थ निकालने के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी व्याकरण होती है। जैसे कि हमारी कई भाषाएं हैं और संविधान में जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जितनी भाषाएं बताई गई हैं, उन सभी भाषाओं में जो है ना, उन सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, अपनी अपनी व्याकरण होती है। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग व्याकरण है और अलग अलग ही उनके जो है ना लिखने का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बीच में पेज में, ये बीच में जो है ना ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, हम इसको पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब देखिए व्याकरण क्या है, अब ये समझ लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इस डेफिनेशन को आपको याद भी करना है। यह परिभाषा है व्याकरण की कि व्याकरण क्या है। फिर से हम इसी लाल कलर की जो लाइन है इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब कैसे? जैसे रोहन खाना खाती है। कैसा ऊट पटांग लग रहा है हमको यह वाक्य। रोहन खाना खाती है और सभी लड़की पुस्तक पढ़ता है। तो ऊपर, अब तीसरी लाइन हम पढ़ेंगे इसमें, ऊपर के दोनों वाक्यों को अशुद्ध कहा जाएगा। व्याकरण से हम लिंग और वचन इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करके इन वाक्यों को इस तरह शुद्ध करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि व्याकरण वाक्यों को शुद्ध करने के लिए व्याकरण सीखना बहुत अनिवार्य है। व्याकरण सीखना यानी ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। बिना ग्रामर के कुछ भी संभव
नहीं है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसकी ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है इसमें कि ऊपर के दोनों वाक्यों को अशुद्ध कहा जाएगा। व्याकरण से हम लिंग और वचन इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करके इन वाक्यों को इस तरह शुद्ध करते हैं। रोहन खाना खाता है, उस लास्ट पंक्ति है, आखिरी लाइन है, सभी लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं। यानी कि हमको व्याकरण से पता लगा कि पुरुष है तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, और बहुवचन एक वचन है तो क्या प्रयोग होगा, बहुवचन है तो क्या प्रयोग होगा, कैसे हमको इस वाक्य को बोलना है। तो शुद्ध वाक्य बनाने के लिए व्याकरण बहुत अनिवार्य है। अभी हम ये समझ रहे हैं वर्ण परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वर्ण परिचय में अगला पेज देखते हैं। वर्ण मुख से उच्चरित सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड ना हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्ण परिचय में अभी हमने क्या देखा? वर्ण परिचय में हमने वर्ण का परिचय किया कि भाई वर्ण क्या है, वर्ण कहाँ से है, व्याकरण से वर्णों का क्या क्या प्रयोजन है ना। उसके बाद उन वर्णों को समझिए। अब ये वर्ण क्या है? मुख से, पहली लाइन है, मुख से उच्चरित सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? देखिए हम दूसरी लाइन पे आ गए। यथा आ, ई, उ, क, ख, च, ता, थ, अनुस्वार और विसर्ग आदि यह सभी वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में इस समय 48 यानी 48 वर्ण प्रयोग हो रहे हैं। वे मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त हैं। वे भाग हैं यानी कि तीन प्रकार से उनको बांटे गए हैं। किनको? वर्णों को। तो पहला है स्वर वर्ण, पहला है स्वर वर्ण। देखिए यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो पहला है 48 जहाँ पर लिखा है रेड कलर में, उसके नीचे वाली लाइन में लिखे हुए हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है आयोग वाह। ये तीन प्रकार से व्यंजनों को बांटा गया है। अब स्वर क्या है? इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो अच्छी तरह से और भी आपके समझ में आ सकता है। स्वर फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्वर लिखा हुआ है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या 13 है। अब देखिए, वैसे संस्कृत जो व्याकरण है हमारी, उसके अनुसार 13 है, लेकिन पाणिनि जो व्याकरण है उसके अनुसार स्वर मात्र 9 है। यहाँ पर 13 स्वरों का वर्णन किया है। चलिए अब ये 13 स्वर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये 13 स्वर। ये हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ये छोटी री है और दूसरी वाली बड़ी री है, री री। फिर ला है, ला में नीचे ये री यानी री का उच्चारण करेंगे, जो नीचे मात्रा लगी हुई है उसको री का उच्चारण करेंगे, री। ए, आई, ओ, औ। ये 13 स्वर इसमें कहे गए हैं। अब इन 13 स्वरों को संस्कृत व्याकरण में कहा गया है, लेकिन पाणिनि व्याकरण में थोड़ा सा अंतर है। पाणिनि व्याकरण में इनमें से 4 अक्षरों को कम कर दिया है। किस किस को कम कर दिया है? बड़ा आ हटा दिया है, बड़ी ई हटा दी, बड़ी ऊ हटा दी और बड़ी री हटा दी। इन 4 अक्षरों को संस्कृत व्याकरण पाणिनि जी की व्याकरण में, जो कि संस्कृत के सबसे बड़े ग्रामरकार कह सकते हैं, उनको व्याकरणीय कह सकते हैं, सबसे मानित जो व्याकरण है वो केवल पाणिनि जी की है। उसमें कहा गया है अचः स्वरः, यानी जो अच है वही स्वर कहलाते हैं। अब अचः स्वरा क्या है? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। भगवान भोलेनाथ के डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं। आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हय वरट इत्यादि। इन सभी
14 माहेश्वर सूत्रों में से स्टार्टिंग जो शुरुआत के सूत्र हैं उनको कहते हैं आई आ इ ऊ ण रे लृ क ए ओ इंग आई औ च, यानी कि यहाँ पर हलंत वर्णों को छोड़कर, आखिरी वर्णों को छोड़कर बाकी सभी जो है वो अच में आते हैं और वहाँ पर संख्या 9 होती है। यहाँ पर संख्या 13 है क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और बड़ी री, अगर इन चारों को हटा दो तो ये 14 माहेश्वर सूत्रों में से पाणिनि के 9 स्वर भी निकलकर हमारे सामने आ जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण के भेद है, इंग्लिश में भी लिखा है टाइप्स ऑफ वोवेल्स, वो आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर लिखा है स्वरों के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 भेद हैं किसके? स्वरों के। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने वर्ण का परिचय पढ़ा। उन वर्णों के परिचय में हमने उन वर्णों का विभाजन, वर्ण किसे कहते हैं, वो पढ़ा। उसके पढ़ने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 13। वो स्वर भी 3 विभागों में बटे हैं, 3 प्रकार से हैं स्वर वर्ण। और कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इनको थोड़ा सा हम विस्तार रूप से समझ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जो है पॉइंट का ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। और ये ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी छोटे स्वर, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री और री, ये 5 जो है ह्रस्व स्वर है। अब आ जाती है बात दीर्घ पर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या 8 है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या 8 बताई गई है, ये देखिए। तो कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। ये 8 जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। चलिए अब तीसरे की ओर चलते हैं हम। प्लुत स्वर 3rd नंबर पे आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 8 है। अब देखिए 3 गुना समय किसमें लगता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, आई, ओ, औ। यानी हम कह सकते हैं कि यही 8 स्वर दीर्घ स्वर में आते हैं और यही प्लुत स्वर भी जो है किसमें आते हैं? प्लुत स्वर भी 8 होते हैं। और इस प्रकार से इनका उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे ह्रस्व स्वर जब हम कहेंगे छोटा आ तो आ, और इसी को दीर्घ में कहेंगे बड़ा आ, कैसे कहेंगे? आ। लेकिन पुलुत में कैसे कहेंगे? आ, थोड़ा सा खींच देंगे। अब थोड़ी सी हंसी तो आती है ये सब कहते हुए, लेकिन जब हम और इसका एक उदाहरण देंगे तो आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे ओ, तो ओ जो है, ओ जो स्वर है वो दीर्घ स्वर संधि का, दीर्घ स्वर का है ओ। अच्छा, जो ओ दीर्घ में है, देखिए ये वाली ये निशान आप देख रहे होंगे। तो जो ओ दीर्घ संधि में है, दीर्घ स्वर में है, वही ओ प्लुत में भी है। और वही ओ अगर हम प्लुत में उच्चारण करेंगे तो जिस प्रकार से हम ओम का उच्चारण करते हैं, उस समय ओ को जितना खींचते हैं इसी को हम प्लुत कहते हैं। जैसे किसी को बुलाना हुआ। अब इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अच्छी बढ़िया तरीके से उसमें लिख सकते हैं। कॉपी में लिखें और भी आप सिस्टमैटिक ढंग से अच्छे तरीके से आप लिखकर और कॉपी में आप
अच्छी तरीके से बॉक्स बनाकर, या मंजूषा जिसको कहते हैं संस्कृत में, बॉक्स को मंजूषा कहते हैं, वह बनाकर और आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और इनको अच्छे से याद भी करेंगे। चलिए बच्चों, फिर हमने पढ़ा वर्ण परिचय, जिसमें हमने कहा कि मनुष्य के अपने विचार प्रकट करने के लिए दो विधियां होती हैं, मौखिक और लिखित। इन दोनों विधियों को समझने के लिए हमको व्याकरण पढ़ना बहुत अनिवार्य है, यानी संस्कृत ग्रामर पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं। व्याकरण पढ़ने से ही हमें लिंग वचन का बोध होता है कि हमको वाक्य कैसे शुद्ध और अशुद्ध बनाना है। फिर हमने पढ़ा वर्ण। उनमें वर्ण की जो परिभाषा है, वह मुख से उच्चरित सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड ना हो सकें, यानी टुकड़े ना हो सकें, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो ये वर्ण की परिभाषा हो गई। उनमें हमने वर्ण पढ़े। उन वर्णों में 48 वर्ण इस समय संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं। फिर उसके बाद में वर्णों का हमने बताया गया है, 3 भागों में बांटे गए हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। और आज हमने स्वरों को पढ़ा और अगली वीडियो में हम व्यंजन और आयोगवाहक पढ़ेंगे। तो स्वर भी इसमें 13 बताए गए हैं। उन 13 स्वरों को भी 3 जगह बांटा गया है। उन तीनों में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जो है 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, प्लुत स्वर भी 8 होते हैं। इस प्रकार से जो सबसे आखिरी लाइन आप देखिए, सबसे आखिरी जो पॉइंट है, व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। अब इसके आगे जो 33 है वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उनको हम अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें, कहीं भी आए जाए नहीं। और इस प्रकार से अपना और अपने परिवार का सबका ख्याल रखें। और संस्कृत को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह स्टार्टिंग में, शुरुआत में यदि समझ में नहीं आए, प्रारंभ में यदि समझ में नहीं आती है, तो फिर बाद में समझने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए आप सभी बड़े ध्यान से पढ़ें। तो आज हमने पढ़ा वर्ण परिचय। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे क्या, व्यंजन। आज हमने स्वरों को भी पढ़ा, वर्ण परिचय पढ़ा, स्वरों को पढ़ा, और अब हम अगली वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे। तो सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार और हरिओम। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आप औरों के लिए भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।